सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। अब बात होगी के साथ मैं हूं महाविश निसार। नाज़रीन, तकरीबन 4 साल तिबी रुखसत के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी होती है। लीगी अपने कायद का शायान शान इस्तकबाल करते हैं। मीनार पाकिस्तान पर शानदार जलसा, जमानतों की मंजूरी, छोटी जमातों से इत्तेहाद, इलेक्टेबल्स की तलाश और शमूलियत, मियां साहब का कामयाब दौरा बलोचिस्तान, इन सब मामलात के साथ बज़ाहिर नून लीग आम इंतखाबात के लिए इंतहाई पुरजोश, पुरज़्म और जीत के लिए बेहद पुरउम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन गुज़िश्ता रोज सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स में बड़े मियां साहब के खिताब में एक बात तो साफ जाहिर है कि उनके पुराने जख्म अभी भरे नहीं हैं। इलेक्शन के लिए शायद उन्होंने दरगुजर की पौना ली, लेकिन मुझे क्यों निकाला का शिकवा बदस्तूर मौजूद है। मियां साहब का क्या कहना था आपने मुलाहिजा किया। उनके शिकवे शिकायत और दुख अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद मियां साहब के लिए सियालकोट ही में ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक इंतहाई जज्बाती बयान जारी किया गया। ख्वाजा साहब का क्या कहना था, पहले वो सुन लेते हैं फिर बात करते हैं। इसके साथ साथ ख्वाजा साहब का ये भी कहना था कि जो वफादार नहीं रहते उनके लिए मैं कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो क्या वो नून लीग में शामिल होने वाले इलेक्टेबल्स के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे या नहीं? सवाल तो फिर ये भी है कि ख्वाजा साहब या नून लीग की नज़र में वफादारी की तारीफ आखिर है क्या? दूसरी जानिब मुल्क की सियासत की एक और अहम और बड़ी जमात पीपल्स पार्टी की बात करें तो गुज़िश्ता दिनों साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू के बाद अफवाहों, कयास आराइयों और बयानात का एक बाजार गर्म है, जिसे बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी की दुबई रवानगी ने मजीद तकवीत बख्शी। लेकिन गुज़िश्ता रोज बिलावल की सोशल मीडिया पोस्ट ने तमाम अफवाहों और खबरों का गला घोंट दिया। बिलावल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने वालिद, बहन और फूफो के साथ तस्वीर शेयर की और लिखा कि फैमिली, जिसने मुखालिफिन के मुंह बंद करवा दिए। अब देखना यह है कि इंतखाबात करीब आते आते सियासी सूरत हाल क्या शक्ल इख्तियार करेगी। आइंदा आम इंतखाबात का माहौल कैसा होगा? जीत के लिए पुरज़्म जमातें इलेक्शन के नताइज भी खुशी खुशी कबूल करेंगी या फिर रिवायत धांधली और एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार होती रहेगी? इन्हीं अवामिल का जायजा लेने के लिए आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद होंगे। तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो हमें ज्वाइन करेंगे। मुस्लिम लीग नून से रफीक रजवाना साहब हमारे साथ हैं, जबकि JUI से मुफ्ती किफायतुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं और कमर दिलशाद साहब जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं वो भी हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से। हमीद गुल साहब, अब्दुल्ला साहब आप किस तरह से देखते हैं सारी सियासी सूरत हाल को? पहले काफ़ी शोर उठा आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के दरमियान में, लग रहा था कि कोई इख्तलाफ है या इख्तलाफ राय है, लेकिन अब वो चीज़ें भी सेटल होती जा रही हैं। दूसरी जानिब जो हम देख रहे हैं लेवल प्लेइंग का फील्ड पहले सिर्फ PTI फिर PP की जानिब से भी हमें सुनाई दिया, लेकिन अब कहीं कहीं ये शोर हमें PMLN की जानिब से भी सुनाई दे रहा है। तो क्या वजूहात हैं, किस तरह से देखते हैं आप? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब गालिबन हमें सुन नहीं पा रहे हैं, उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। रफीक रजवाना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया रफीक साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आपके लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मामला है अब सेटल हो गया है? तमाम तर सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक हैं? शुक्रिया जी। लेवल प्लेइंग फील्ड का तो ऐसे नारे लगाया हुआ है, अभी फील्ड खोला नहीं इलेक्शन का, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, वावेला कबल अज मर्ग है। पता नहीं कहाँ से ये नुक्ता निकाला है। हो सकता है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए मियां नवाज शरीफ को या मुस्लिम लीग नून को नीचा दिखाने के लिए नारा लगाया जा रहा है। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि हमें कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा रहा है। डिस्क्वालिफिकेशन हमारी खड़ी है अभी, और उसके बाद हमारे खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। तकरीरों में यही कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात है नहीं। सब मैदान में निकले हुए हैं, हर कोई अपनी अपनी सियासी कैंपेन कर रहे हैं। इलेक्शन आने वाला है, मैदान खुला है, जो ज्यादा तेज भागेगा उसी का मैदान होगा, इसमें कोई दो राय तो है नहीं जी।
सही जी बताइए। मुफ्ती किफायत साहब, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी कि आपकी पार्टी की तैयारियां कैसी हैं इन इंतखाबात को लेकर, और आप क्या समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको एक जैसी मयसर है या नहीं? क्योंकि पहले ये शोर सिर्फ पीटीआई की जानिब से था, फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से भी हमें ये एतराज़ात या इख्तलाफात दिखाई दिए, और अब रफीक रिजवाना साहब भी ये कह रहे हैं कि हमें कौन सी बड़ी आइडियल लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है। तो आपकी सियासी जमात का इस पर क्या टेक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें ऐसा तो कोई शिकायत नहीं है, इसलिए कि हम अवामी लोग हैं और पर्दे के पीछे की क़ुव्वतों पे यकीन नहीं रखते। सही। जो कुछ होता है हमारे सामने आमने होता है। मैं इस पर हैरान हूँ। मैं सियासी जमातों से पूछना चाहता हूँ कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांगना चाहते हैं, वो लेवल किससे मांगते हैं और प्लेइंग किससे मांगते हैं और फील्ड किसका चाहिए उनको। तो जाहिर है अगर वो आवाम से मांगते हैं तो आवाम के साथ जाने से, उनके पास जाने से किसने रोका है? लोग आज़ाद हैं, वो अपने जलसे करें, तमाम लोगों को बराबर मौक़े हासिल हैं। लेकिन अगर वो कोई और इशारात कर रहे हैं तो उसके तो अपने तकाजे हैं। ठीक है। उनसे बात करने के लिए तो जलसे के अंदर तो बात नहीं की जाती। उनके अपने तकाजे हैं, उनके अपने इशारे हैं, उन तकाजों को पूरा किया जाता है तो फिर वहाँ लेवल भी मिल जाता है, प्लेइंग भी और फील्ड भी मिल जाता है। बिल्कुल। तो अगर आवाम से मांगना है तो आवाम ने तो इनकार नहीं किया, आप जाएं, आवाम को मोबिलाइज करें। और अगर आप खुफिया ताकतों की बात करते हैं तो वो तो ठीक नहीं है इस तरह आवाम के सामने इस तरह बात करना। आवाम पे एतमाद करना चाहिए। आवाम जिसे चाहे तो उसको वज़ीर आज़म बनना चाहिए और जिसको मुस्तरद कर दे उसको रह जाना चाहिए। ठीक है। तो ये दो और दो चार की तरह वाज़ेह बात है। हमारी जमात जमीयत उलमा इस्लाम को ऐसी कोई शिकायत नहीं है। सही। इसलिए कि हम खुफिया क़ुव्वतों से हुकूमत लेने के आदी नहीं है, हमारी तरीका ये नहीं है, इसलिए हमें कोई शिकायत नहीं। सही। निसार खोड़ो साहब हमारे साथ हैं। निसार खोड़ो साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले नौजवान सियासी क़यादत की बात हुई कि जो बुजुर्ग सियासतदान है उन्हें साइड पे हो जाना चाहिए, और फिर तजुर्बे की बात हुई, लेकिन अब हमने कल जो एक तस्वीर देखी सोशल मीडिया पर, आप क्या समझते हैं कि अब जो एक शोर सा उठा था वो अब खत्म हो गया? आप इस पे इतना सीरियस क्यों हो गए हैं? एक वालिद ने कोई बात कही। हम सबको पता है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं और आसिफ अली जरदारी साहब उसके को चेयरमैन हैं। वो पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर जरूर हैं और ये जो भी काम करते हैं, फैसले करते हैं, ये सब मशावरत के साथ करते हैं। आपने इसको पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। अगर बिलावल साहब ने नौजवानों से मुखातिब होने की कोशिश की तो वो नौजवान इस मुल्क के 65% हैं। बिल्कुल। और मेजॉरिटी को अगर एड्रेस कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं, तो इसमें बुरी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमारे पास भुट्टो साहब, जिसको हम बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, वो किस एज में प्राइम मिनिस्टर हुआ था? 42 में। अगर बेनीजी साहबा को देखें, वो 36 ईयर्स थी। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं मिले। ये जरूरी नहीं है कि कोई 70 साल हो तो प्राइम मिनिस्टर हो और कम उम्र का हो तो प्राइम मिनिस्टर न हो। सही। बात तो है लोगों की, बात है पॉलिटिकल पार्टीज की। वो अवाम के सामने अपने आप को किस तरह से पेश करते हैं, अवाम उन पे कितना एतमाद करते हैं, और एतमाद अगर होता है, पार्टी मेजॉरिटी में जीतती है, तो फिर फैसला उस पार्टी के साथ होता है कि वो किसको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं। हम पीपल्स पार्टी वाले अक्सर यही नारा लगाते हैं कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर बिलावल। तो इसमें हमारी अपनी पार्टी का एक है स्टैंड, या जो कुछ भी है हम उस पर चलते रहेंगे।
सही। अच्छा, तैयारी कैसी है? आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं तो पीपल्स पार्टी तैयार है इसके लिए? और दूसरी जानिब जो लेवल प्लेइंग फील्ड के एतराज़ात सियासी जमातों की जानिब से या गिले शिकवे हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। अब तो मुस्लिम लीग नून भी यही कह रही है, रफीक रजवाना तो हमारे साथ हैं, उनका कहना है कि हमें भी कोई इतनी आइडियल लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिल गई। तो क्या आपकी पार्टी जो है वो इससे सेटिस्फाइड है? देखें, आपने पहले क्या कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड से पहले आपने क्या कहा? नून लीग का भी अब ये गिला सामने आना शुरू उससे पहले इंतखाबात की तैयारी के हवाले से मैंने आपसे हाँ, अगर इंतखाबात की हमारी तैयारी न होती तो हम 12 इलेक्शन की डेट क्यों मांगते? बिल्कुल, ये तो पीपल्स पार्टी थी जिसने कहा कि जी डेट दो, लेकिन नहीं मिली तो कुछ लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में। ये वैसे सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था कि वो इलेक्शन डेट मांगे, ये इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी थी कि वो डेट दे। लेकिन चलो सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी कि हमें डेट पेश करो, और फिर उसके साथ गारंटियां भी दी कि ये डेट चेंज नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वैसे तो नहीं था जरूरी कि सुप्रीम कोर्ट बोले। रही बात कि लेवल प्लेइंग फील्ड, अगर सियासी पार्टियों को जलसे करने की इजाजत मिल रही है सबको, तो इसी को लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। सही। रही बात यह कि जो गवर्नमेंट है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी के साथ टिल्ट न रखती हो, ये होती है लेवल प्लेइंग फील्ड। इसलिए देखें, जब ये केयरटेकर हुकूमतें नहीं थी तो इनकम्बेंट हुकूमत पर इल्जाम लगता था बुरा भला। सही, बिल्कुल। फिर ये हुआ कि चलो जी ये जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो न हो, फिर आया ये केयरटेकर का। केयरटेकर के भी अजीब तरीके से, किसी जमाने में एक था कि जी हुकूमत की वजीर आजम थी बेनजीर भुट्टो साहबा, उसको डिसॉल्व करके हुकूमत को बना दिया गुलाम मुस्तफा जतोई को, जो अपोजिशन लीडर था। फारूक लगारी के जमाने में फारूक लगारी ने अपने दोस्त मेराज खालिद साहब को बना दिया। ठीक है जी। फिर इसी तरह से कभी जज आया, कभी कोई और आया। सही। इशारे तो उनकी तरफ भी होते हैं, इशारे तो उनकी तरफ से। मैं तो कभी कभी ये सोच रहा हूँ कि इंटरिम गवर्नमेंट की जरूरत क्या है? अभी तो हम 5-5 साल पार्लियामेंट को सर्वाइव करने का एक सिस्टम बना दिया है कि जी 5 साल सर्वाइव करे पार्लियामेंट और उसके बाद अगले इलेक्शन हो। बिल्कुल। इस पे किसी ने कभी न कभी जरूर सोचना पड़ेगा कि कैसे निजाम चले जिसमें ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट कहलाएं। सही, सही। और वो कहलाएंगे तब जब इलेक्शन कमीशन बाख्तियार होगी और हुकूमत की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, और फिर इस तरह से हर एक को काम करने का, हर एक पार्टी को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा, तभी जाके ये बात सेटल होगी कि हाँ जी इलेक्शन भी फ्री फेयर हुए और सबको लड़ने का मौका भी मिला। नवाज शरीफ साहब अगर डिस्क्वालीफाइड है तो अपने आप को ठीक करा लें, उधर से अपने कोर्ट से रुजू करें, अगर कोर्ट की जरूरत है तो उधर से फैसला ले लें। अगर पीटीआई का रहनुमा डिस्क्वालीफाइड है तो वो भी कोर्ट के सामने है और कोर्ट ने उसको सजा दी, इलेक्शन कमीशन ने उसको नोटिफाई किया कि डिस्क्वालीफाइड है। अगर डिस्क्वालिफिकेशन से निकला है तो कोर्टों में जाना पड़ेगा, अगर कोर्टें हमको इजाजत देती हैं तो इलेक्शन के मैदान में आना पड़ेगा। आ सकते हैं। सही। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, निसार खोड़ा साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड भी बहुत है, उस पर गिले शिकवे भी बहुत हैं तमाम सियासी जमातों के, और तमाम सियासी जमातें जिस जमात की जानिब इशारा करी थी अब वो भी इसका गिले शिकवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी आवाम को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर आई है? क्योंकि हम देखते हैं कि गरीब के लिए निज़ाम और है, अमीर के लिए निज़ाम और है, तो फिर इन सियासी जमातों को ऐसे में लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करना चाहिए या इन्हें अपने मुताबिक की लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर मैं सबकी गुफ्तगू सुन रहा था, सारे लोग कई दफा हुकूमत कर चुके हैं। जहां तक मुझे पता है 3 दफा पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बना चुकी है, 3 दफा मुस्लिम लीग नवाज बना चुकी है, और एक तरफ जो है वो हमने पीडीएम में मुश्तरका इनकी हुकूमत देखी। और उस टाइम पे लेवल प्लेइंग फील्ड या फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर जो तरामीम थी या वो माहौल बनाना कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाएं,
तो वो क्यों नहीं बनाया गया? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इनफ इज इनफ ना। बात यह है कि आप हर बार आते हैं किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम धरते हैं, इसका मतलब है ये बाकी सारे हाजी हैं, कोई किसी ने कोई कसूर नहीं किया। पाकिस्तान में सारे जो अवाम है वो भी वही कसूरवार हैं, बाकी जितने लोग हैं अवाम गरीब हो रही है और हुक्मरान अमीर हो रहे हैं। ये एक अजीबो गरीब बात है। अमीरों के लिए एक कानून फर्क है, गरीबों के लिए कानून फर्क है। पहले जब आप हुकूमत में होते हैं तो फिर आप जो है वो तमाम जो पार्टियां होती हैं, जो चाहे वो कोई भी हो, मैं ये राइट की हूँ या लेफ्ट की हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर पाबंदी जो है वो लगाए रखते हैं। किसी ने स्टूडेंट यूनियन के ऊपर जो है पाबंदी नहीं हटाई। किसने मना किया था? मैंने तो हाथ नहीं पकड़े थे, ना आपने हाथ पकड़े थे, तो फिर किसने मना किया था? देखिए ना, मकसद ये है कि अभी इन चीजों से हमें बाहर आना पड़ेगा, ब्लेम गेम से। हम सबकी देखें ना, रिस्पेक्ट करते हैं। अभी जो बिलावल साहब ने जो बात कही है, बिलावल साहब ने अपने तौर पर, उनका भी एक इज़हार राय है। जो जरदारी साहब ने बात की वो बड़ी हैरानकुन थी। उन्होंने कहा जी टिकटें तो मैंने बांटनी है। हालांकि अगर वो अभी थोड़ा साहब फरमा रहे थे कि बिलावल साहब जो है वो चेयरमैन है, और अगर वो चेयरमैन है तो फिर चेयरमैन का इख्तियार होता है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, पार्टी कवानीन के मुताबिक, पार्टी के कानून के मुताबिक इलेक्शन का टिकट बांटना चेयरमैन का, और वो जो एक कमेटी होती है जिसके अंदर हतमी फैसला चेयरमैन करता है, उसका इख्तियार होता है। तो जरदारी साहब जो है वो कहते हैं, ये कह सकते हैं कि तो फिर क्या यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड है? तो फिर यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती। मुस्लिम लीग नून में चले जाएं तो आपको पता चलता है कि जो मियां साहब के इर्द गिर्द हैं, करीब हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड है। बाकी जो है वो दूसरों के लिए कोई ना फील्ड है, ना लेवल है, ना प्लेइंग है। मकसद यहाँ ये है कि पाकिस्तान को इस निज़ाम की जरूरत है जिसके अंदर एक आज़ादाना इंसाफ के बुनियाद के ऊपर इलेक्शन हों और सही लोगों को आने दिया जाए। हकीकत यह है कि 15 साल हमने देखा सिंध के अंदर एक कंटिन्यूटी रही हुकूमत के अंदर। इसी तरह पंजाब में हमने देखा कि नवाज की हुकूमत हुई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या नतीजा निकला? अवाम को क्या फायदा हुआ ये बताएं ना। हर बार अफराते ज़र बढ़ के आज 42% पहुंच गया। आज पाकिस्तान में 9.5 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। तो फिर ये किसका शाखसाना है पता चले, ताकि हमें भी मालूम हो कि आज अदलिया का 140वां नंबर आ गया। अदलिया हर मामले पे जो है वो रुकावट करती है। अभी आप देखें कि ये अफगान बाशिंदों का मामला है, वापस भिजवाने का मामला है। भाई ये हुकूमत ने फैसला लिया है, आप जाके दरमियान में फिर आप रखना डाल रहे हैं। हर चीज के अंदर अगर वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हो तो 2015 में आप वैलिडेट करते हैं। 2015 में 11 जज बैठ के 11 और 6 का तनासिब से जो है 5-6 का वो फैसला दे देते हैं। भाई आप तब गलत थे या आज गलत हैं? फिर इसी तरीके से 2016 और 17 में फिर वैलिडेशन आती है, फिर उसके तहत हजारों लोगों के मुकदमे आप जो है वो करते हैं। पाकिस्तान को मजाक बना के रख रही है। खुदा के लिए कोई चीज डिसाइड कर लें, कोई फैसला कर लें, चाहे वो जमहूरियत का कर लें, आमरियत का कर लें, ये किसी का भी कर लें। आप कहते हैं कि जनाब ये सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम होना चाहिए। एक दफा फैसला करें। आपने पीडीएम की हुकूमत बनाई, 57% पाकिस्तान की करेंसी को डिवैल्यू कर दिया। आपने जो है पाकिस्तान को इंटरनेशनली, आप ये बताएं कि पाकिस्तान के साथ कौन सा मुल्क राजी रह गया? जो हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हमने जो है लोगों के सामने सुब की हुई है, पूरी दुनिया के सामने, वो देख ली। इमरान खान साहब के जो है पीटीआई की हुकूमत हुई तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के कहने के ऊपर आपने बाकायदा जो है स्टेट बैंक का गवर्नर उनके कहने के ऊपर लगा दिया। उनके कहने के ऊपर आपने उसको पाकिस्तानी कानून से ही बालातर करके रख दिया। क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव? पाकिस्तान इनफ इज इनफ। नौजवान नस्ल जो है वो तंग आ चुकी है। नौजवान नस्ल तंग आ चुकी है। रफीक रिजवाना साहब, आप गुफ्तगू मुलाहिजा कर रहे हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब की। उन्होंने तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट, बल्कि एक चार्जशीट तैयार कर दी है दोनों पार्टीज के हवाले से। आपकी पार्टी के लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए भी उनका कहना है कि 3-3 बार दोनों जमातें इक्तदार में आई हैं, तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का फर्ज किसका था, किसकी जिम्मेदारी थी? इसके अलावा जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं कि भाई कोई फैसला कर लें लेकिन मुल्क के साथ मजाक बंद कर भाई फिर लाइन कट गई है। जी रफीक रिजवाना साहब, लाइन हमारी तो नहीं कट है, हम तो ऑनलाइन है। बिस्मिल्लाह। जी जी। तो बात ये है कि अब्दुल्ला गुल साहब को एक तो मेरी तरफ से सलाम अर्ज कीजिएगा, हमारे बरखुरदार हैं। श्योर। और अवाम की तर्जुमानी कर रहे थे
और एक अवामी किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे। बात यह है कि मुल्क के जो मारूजी हालात है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि 3 दफा हुकूमत कर चुके, नून लीग कर चुकी, पीपल्स पार्टी कर चुकी, पीटीआई कर चुकी, तो इन तीनों अदवार का कंपैरिजन करना, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन के दो सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि तीनों अदवार में कौन सा दौर बेहतर था, बेहतरीन की बात नहीं करता, ठीक है, कौन सा कंपैरेटिवली बेहतर था। अगर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जिसको मैं एक आर्गुमेंट नहीं दे रहा, फॉर द सेक ऑफ सपोजिशन, एक मफरूजे के तौर पर फर्ज किया किसी की बात को हम कंसीड किए बगैर अगर उसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये देख लिए अगर बुरे अदवार थे सारे, तो कम से कम नुकसानदेह और कम से कम बुरा दौर किसका था, अगर उस सोच वाले की सोचे। अब बात ये है कि इन सारे तजर्बात को सामने रख के ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। सियासी पार्टी है तो खिलाड़ी है, सियासी पार्टी है ना एम्पायर है, सियासी पार्टी है ना रेफरीज है। सियासी पार्टियों का तो इलेक्शन कमीशन के मोहताज है। इलेक्शन कमीशन आइन के अंदर रहते हुए ट्रांसपेरेंट, जस्ट एंड फ्री इलेक्शन कराना आर्टिकल 218 से आगे चले तो ये उसका फर्ज है। अब उसके आगे ये देखना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को पनपने के कितने मौके दिए, सही, कितनी हुकूमतें कितनी दफा इंटरप्ट की, ठीक है, कितने वज़राए आज़म को कितनी बार तो नहीं, मतलब उनके साथ क्या किया गया। किसी वजीर आज़म को वक्त पूरा नहीं करने दिया गया। मियां नवाज शरीफ को देख लें, आप मसूद गिलानी साहब को देख लें, उससे पहले बेनजीर साहिबा को देख लें, और उसके बाद अगर वक्त वजीर आजम पूरा करना चाहता था तो हुकूमतों ने पूरा नहीं किया। तो आप जमहूरियत के पौधे को पानी और आबियारी करने की बजाय उसको हर 3 साल बाद उखेड़ लें तो उसकी जड़ें तो मजबूत नहीं होगी। इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि सियासतदानों को इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, किसी को मतलब एक डिस्टिंग्विश किए बगैर, मैं ये कहता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट व्यू है मेरा, इन सारों को अब सोचना चाहिए क्या हम पुरानी तर्ज की सियासत को चला के हम अवाम को अट्रैक्ट कर सकेंगे। सही। अवाम के इतने मसाइल हैं, मैं नहीं समझता कि जल्द हल होने वाले हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए, अपनी एक कंसेंसस चाहिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने के लिए। आपकी हुकूमत आए, मैं कहूँ बुरी है, मेरी हुकूमत आए, आप कहें बुरी है, तो अवाम कहाँ जाए? वो तो अवाम तो बेचारी सैंडविच बन जाती है। तो अब जब तक हम अपने तर्ज अमल को नहीं बदलेंगे, तरीकाकार को नहीं बदलेंगे, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो मीनार पाकिस्तान पे तकरीर की। जी बिल्कुल। निसार कुड़ो साहब से भी रफीक रजवाना साहब मुझे सवाल करना है, लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है। निसार कुड़ो साहब, ब्रेक हम निकात पे जो कि रफीक रजवाना साहब ने उठाए हैं, आपसे आपकी टेक लूंगी, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद साहब और रफीक रजवाना साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया ब्रेक से पहले, और निसार कुड़ो साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। निसार कुड़ो साहब, जिन ख्यालात का इजहार रफीक साहब ने किया है ब्रेक पे जाने से पहले और जो निकात उन्होंने उठाए हैं, आपका इन पर मैं टेक जाना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बात दरअसल हुई शुरू लेवल प्लेइंग फील्ड की। सही। पाकिस्तान की हिस्ट्री पे अगर आप देख लें, जब ज़ियाउल हक आया तो उसने कौम को नालायक कहा। क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी अवाम के लिए? जब उसने कहा कि आप लायक ही नहीं हो वोट देने के लिए, और उन्हें 9 साल या 7 साल उसने इलेक्शन तक नहीं कराई। मुशर्रफ आया, उसने 4 साल या 3 साल के लिए कहा तुम नालायक हो, कौम के फैसले करने के अहल नहीं है पाकिस्तान के लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। इस तरह की बातें भी इस मुल्क में हुई हैं। फिर वो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड थी कि जब 58(2) भी इस्तेमाल करके हुकूमतों को डामाडोल किया जाता रहा? ये भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल उठता है। ये तो है हकीकत की जी, रिच एंड पुअर को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो मैं उस दोस्त को मैं सलाम पेश करता हूँ जिसने ऐसी बातें, दिलखराश बातें की। वो यकीनन मायूसी फिर भी नहीं होनी चाहिए, फिर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान को अगर मुंह दिखाने के काबिल बनाना है तो फिर ये जमहूरी पार्लियामानी सियासत को राइज करने के लिए
सब कुछ करना चाहिए जिसमें उनको कॉन्फिडेंस आए। इलेक्शन कमीशन की बात करूं तो उस पर कभी इल्जाम लगता है कि जी उन्होंने आरओ की इलेक्शन करा दी और वोट के साथ तक नहीं रखा गया। कभी फिर आता है कि इलेक्शन कमीशन आरटीएस का कहती है कि जी लास्ट मिनट पे आरटीएस सिस्टम खराब हो गया और हमें कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी कि मशहूर हुआ कि लोगों को किसी खास जमात के साथ मिला दिया गया, जबकि पंजाब में पीएमएल-एन मेजॉरिटी में थी, पीटीआई मेजॉरिटी में नहीं थी। ठीक है। वफाक में भी पीटीआई मेजॉरिटी कभी नहीं थी, उसको भी मिला दी गई पार्टियां। ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड का सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया पाकिस्तान के लेकिन साहब इसके बावजूद बिसाइड ऑल दैट दोनों जमातों को 3-3 बार मौका तो मिला है ना अपनी खिदमात पेश करने का, इस मुल्क के लिए अपनी सलाहियतों को आजमाने का। तो दोनों जमातों में आप क्या समझते हैं अपने अपने दौरे हुकूमत में कहाँ कमी रह गई कि लेवल प्लेइंग फील्ड हम सेटल नहीं कर पाए अभी तक? आप क्या बातें करती हैं? आपने तीसरी जमात का जिक्र क्यों नहीं किया? चले तीसरी का भी कर दिया। नहीं, क्यों नहीं किया? कर दिया। पीएमएल क्यों का क्यों नहीं किया? ठीक है। आपको सिर्फ पीपुल्स पार्टी नवाज लीग दिखाई देती है। जो दूसरों ने अपने साथ करवाया, इस मुल्क के साथ करवाया, उसका नाम क्यों नहीं लेती आप? क्यों डरती हैं पीटीआई से? क्यों डरती हैं किसी और से? ठीक है। मैं माफी चाहता हूँ, ये कहना पड़ा कि आपने 2 बार इस तरह से इस्तेमाल किया। क्या दुनिया में 2 पार्टी सिस्टम नहीं चलता? क्या वहाँ लोगों को परखा नहीं जाता? ठीक है। वहाँ डेमोक्रेसी जहाँ होती है, पनपती है। क्या इंडिया में ऐसा कोई मसला है? अमेरिका में कोई ऐसा मसला है? क्या वहाँ 2 पार्टी सिस्टम कामयाब नहीं है? जब दूसरों को लाया गया कि ये क्या है, म्यूजिकल चेयर बनाई हुई है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2 पार्टी सिस्टम रहता तो बेहतर था, तीसरी चौथी जमात को बीच में नहीं आना चाहिए था। दूसरों को आप काटने नहीं रही। नहीं सर, आपको भी नहीं काटेंगे। मुझे बात करने दें पूरी, प्लीज मुझे बात करने दें पूरी। अवाम के मसाइल अपनी जगह पे, कोई हुकूमत सारे 75 साल क्या अवाम के मसाइल हल कर पाए? नहीं कर पाए। वो क्या अयूब खान का दौर आपको भूल गया जब 40 खानदान बहुत अमीर थे और बाकी सारे गरीब थे? क्या आपको वो भूल गया? क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी लोगों के लिए? सियासी सिस्टम चलाने के लिए होती है हुकूमतें। जी बिल्कुल। हुकूमतों के साथ अगर कोई गड़बड़ की जाए तो दुनिया का बुनियाद जो है वो हिलता हुआ दिखाई देता है। ये बात नहीं होनी चाहिए कि जो हुकूमत में आ सकते हैं लोगों की राय के साथ, लोगों के वोटों के साथ, लोगों की मेजॉरिटी के साथ अगर कोई आते हैं, उनके साथ अगर कोई खेल किया जाता है, उसको भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कहते। बीच में इंटरफेरेंस जो होता है इलेक्शन के रिजल्ट पर, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हम सब ये चाहते हैं कि हाँ, पाकिस्तान को एक आजादाना फिजा मिले जहाँ उनको ये पता हो, ये कॉन्फिडेंस हो कि हमारे वोट से ख्यानत नहीं की जाएगी। शायद वो जब आएंगे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के मसाइल क्या माशी मसाइल नहीं है? क्या इन हुकूमतों ने बढ़िया नहीं है? ये सारे कुछ हुआ है। माशी मसाइल अपनी जगह पे, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से निकल नहीं सके, हमें भीख मांगनी पड़ती है, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं हमारा दिन गुजरता है। ये सारी चीजें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मांगती हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा उसूल है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हों, जिसके ऊपर कोई सवाल न उठाए। इंडिया में 3 महीने तक इलेक्शन होती रहती है, फिर रिजल्ट आता है 3 महीने के बाद, और कोई सवाल नहीं करता, कोई शुबा नहीं दिखाता, कोई माने एक्सप्लॉइट नहीं करता इस चीज को। मेरा पाकिस्तान ऐसा क्यों है कि मैं बैठ के हर वक्त ये सोचूं इलेक्शन कमीशन पता नहीं क्या करेगी, हुकूमत पता नहीं क्या करेगी, किसके साथ क्या होगा, किसके साथ क्या नहीं होगा। पाकिस्तान के अवाम तो सेकेंडरी चीज बन जाते हैं, सेकेंडरी चीज बन जाते, चाहे उसमें नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो, गरीब हो, अमीर हो, जो कुछ भी हो, ये सारी सेकेंडरी हो जाती है। लोगों से वोट मांगते हैं और हमेशा हम लोगों को बेइज्जत करें, लोगों से वोट मांगकर उनके रिजल्ट को टर्न आउट करें, ये क्या लेवल प्लेइंग फील्ड होती है? जी बिल्कुल, लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। अब्दुल्ला साहब, आपसे मैं बात करना चाहूंगी, लेकिन यहाँ पर ये भी जिक्र करना जरूरी है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन कराने के लिए बहुत पुरअज़्म है। सियासी जमातें वोट के लिए महरूमी कार्ड इस्तेमाल कर रही हैं। पीटीआई को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाजत है, किसी पार्टी को जलसे जुलूसों से नहीं रोका गया है। हम अपनी जिम्मेदारियां
बखूबी अदा करे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड भी फराहम करने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को खत लिखा है कि एक सियासी जमात ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के सामने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि कमीशन को सियासी जमात ने बराबरी की बुनियाद पर इंतखाबी मुहिम चलाने का कहा। निगरान हुकूमतों की जानिब से एक सियासी जमात के साथ गैर इम्तियाजी सलूक बंद करने का मुतालबा किया गया है। उधर PTI ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाने का आईनी फर्ज पूरा करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इम्तहानात का सिलसिला थम नहीं पा रहा है। पार्टी चेयरमैन अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं, इसका फैसला भी अभी होना बाकी है। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI को पार्टी सदारत से हटाने से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 28 नवंबर को इस केस की समाअत करेगा और यह भी एक अहम मोड़ होगा पाकिस्तानी सियासत में। अब्दुल्ला साहब, आपके समझते हैं, आपने निसार खोड़ो साहब की गुफ्तगू मुलाहिजा की, उनका कहना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 पार्टियों को इल्जाम दे रहे हैं, तीसरी और चौथी जमात का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि फिर अगर तीसरी और चौथी जमात का जिक्र करें तो फिर साथ में 5वें दौरे हुकूमत PDM का जिक्र भी करना चाहिए ताकि सबकी बराबरी की बात हो जाए। आप समझते हैं कि निसार खोड़ो साहब जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं, ये वजूहात हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड अभी तक नहीं बन पाई है पाकिस्तान में? देखिए जी, बात यह है कि खोड़ो साहब ने जो बातें कही हैं उनमें बहुत मेरे ख्याल में मंतकी बातें हैं जी, बिल्कुल। उसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है कि बाकी पार्टियों को भी बिल्कुल नाम लेना चाहिए, बल्कि मार्शल लॉ रेजीम्स का भी नाम लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमने इंसाफ का सिस्टम कायम करना है तो देखें बीबी, बाहर से तो इंपोर्ट करके तो लोग नहीं आएंगे ना, पाकिस्तान में से आएंगे। जहां खोड़ो साहब ने 2 जमाती निजाम बात की, गो कि मैं उसके हक में हूं कि आप एक बैलेंस करते हैं, लेकिन क्या चाइना का मॉडल भी तो हमारे सामने है ना, वहां एक पार्टी निजाम है। अब ये मुझे बताएं, मुझे समेत, मैं तो तहरीक जवानान पाकिस्तान का सरबराह हूं, लेकिन हम जो दीगर जो हमारी पार्टियां बैठी हैं, इनमें से कौन है जिसका मंशूर ये कहता है कि जी हम पाकिस्तान को खोखला करेंगे, कमजोर करेंगे, गरीब को जो है बदहाल करेंगे? कोई नहीं कहता। अमन अमान खराब करेंगे, कोई नहीं कहता। तो फिर ये ड्रामाबाजी नहीं है तो और क्या है कि मैं कहता हूं कि जनाब मेरी जमात को ज्वाइन करें तो आप बहुत अच्छे, आप फलाने जमात को ज्वाइन करें तो बुरे, मेरा वोटर तेरा वोटर, मेरा सपोर्टर तेरा सपोर्टर, नोट जेरे ताबे नोट। तो फिर आप मतलब वोट को तो आपने नोट के नीचे दबा दिया। रातों को घी के टीन पहुंच रहे हैं, वहां चीनी पहुंच रही है, पत्ती पहुंच रही है, आटा दालें पहुंच रही हैं। और क्या पाकिस्तानी कौम को आपने इनका किरदार सिफर करके रख दिया? ओ भाई, बड़ी गैरतमंद कौम थी, बड़ा हिम्मत वाली हौसले वाली कौम थी और बड़ा इसने दुनिया के अंदर रेजिलियंस शो की। और दुनिया में एक वक्त था जब पाकिस्तान का डंका बजता था, आज भी बजेगा इंशाअल्लाह ताला, और मुझे पूरा यकीन है। लेकिन हमें फैसला करना है। दुनिया में जो बेस्ट निजाम इस टाइम पे है, जिसने जमहूरियत को भी बेहतरीन, जो इस टाइम पे 98 मिलियन लोग जो हैं वो मेंबर हैं आज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। दूसरी तरफ जो है दुनिया के अंदर जो इंसाफ का निजाम है वो आपको वहां नजर आता है। जो तरक्की है वो चाइना की किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। जो उनका मिलिट्री असर रसूख है वो आपके सामने है। नैन्सी पेलोसी जो है वो जाती है ताइवान के अंदर तो उसको बकायदा अपने साथ जहाज लेके जाने पड़ते हैं, क्योंकि चाइना ने कहा था कि हम शूट डाउन कर देंगे अगर वो ताइवान गई। कमाल है। फिर डिप्लोमेसी के अंदर देखें कि कैसे जो है वो बाइडन और उनकी मुलाकात होती है शी जिनपिंग की। तो फिर दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्री, क्या यही था ना थर्ड वर्ल्ड कंट्री? वो सिंगापुर जिसको कहा था मलेशिया ने कि जनाब ये दलदली जमीन है, यहाँ चोर डाकू बसते हैं, इसको निकाल दो, और बकायदा करारदाद पास करके उसको मुल्क से बाहर निकाल दिया। वो सिंगापुर आज कहाँ खड़ा है? UAE। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। PIA जो है उसने जो है वो एमिरेट्स बनाई, उसने इत्तेहाद बनाई, और PIA किधर गया? ये बात करने वाली है। PIA को क्या हो गया? तो फिर हमने किया, किसने किया? क्योंकि आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ रजवाना साहब बैठे हैं, बड़े मोहतरम है, मेरे काबिल एहतराम है। यहाँ खोड़ो साहब बैठे हैं, यहाँ मुफ्ती साहब बैठे हैं,
हकीकत यह है कि पाकिस्तान में अगर लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है तो आपको दुनिया के 140वें नंबर से अदालत का म्यार उठा के दुनिया के पहले नंबर पे करना पड़ेगा। जी खोड़ा साहब प्लीज। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सर आपकी बातें अपनी जगह पे, लेकिन मैं क्या करूँ, आप क्या करेंगे कि पाकिस्तान ने आइन बनाया जमहूरी पार्लिमानी निजाम में पार्टियां होती हैं। चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, वन सिंगल पार्टी रूल है। उन्होंने जरूर तरक्की की होगी, उन्होंने जरूर अच्छा कुछ किया होगा, लेकिन मेरा कानून या मेरा आइन कहता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए पाकिस्तान में, और पार्लिमानी जमहूरी निजाम होना चाहिए। उसमें इलेक्शन जरूरी होते हैं। इलेक्शन कराने का हम मुतालबा कर रहे हैं, किसी और चीज का मुतालबा नहीं कर रहे हैं। रात के अंधेरे में किसी को कब्जा करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जी आप बैठ के बोले कि इस्टेब्लिश मेरे साथ है, वन पेज पे है। मुझे वो जमाना याद आ रहा है जब आप उनकी तारीफ करते थे, उसके बाद उसकी बदतरीफी करते हो। ये क्या, आप अपने आप को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तो आप उसके मुखालिफ हो गए। कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। माफ कीजिएगा, कुछ लोगों को सब कुछ याद है, भूलते नहीं है लेकिन मैं आपके इनकलाबी लीडरों की भी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ये क्यों कहा था कि जी वन पेज है। ये क्यों कहा था कि जी बहुत अच्छे इंसान हैं। ये क्यों कहा था उसको डबल करके उनको आपने एक्सटेंशन दे दी। ये क्यों कह दिया था। आपको उस वक्त ख्याल आया कि अवाम को लेवल प्लेइंग फील्ड हो या किसी इदारे में लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ये क्यों भूल जाते हैं आप। इस निजाम को जो भी है हमारा 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस्लामिक इस जमहूरी पार्लिमानी निजाम, उसको मजबूत करें। उसके पार्टियों को, जो पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं, उनको मजबूत होने दें। ये अवाम के नुमाइंदे कहलाते हैं। अवाम इन पर भरोसा करते हैं। उनकी हालत ठीक न हो या हो, लेकिन वो वोट देने जाते हैं। उस वोट की जरा इज्जत करवाओ। वोट का जो फैसला हो उसको चलने दो, सब मान लेंगे। सिर्फ फेयर एंड फ्री इलेक्शन। बिल्कुल। अवाम की बहुत बड़ी तकलीफ है, अवाम की बहुत। लेकिन खोड़ो साहब, मसला यहाँ कुछ और है। मसला यहाँ ये भी है कि अगर ये निजाम लोगों को नहीं डिलीवर कर रहा तो फिर क्या करें। हमने देखे ना 75 साल से ये नुस्खा अपना रहे हैं। हम उसका जवाब भी दे दूं। आपको याद होना चाहिए, यहाँ अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेट लगाया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन करके। एक मिनट इनडायरेक्ट इलेक्शन करके और कॉन्स्टिट्यूशन दिया और कहा कि आई फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान गिव दिस नेशन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी उसने तो किसी अवाम की बात का जिक्र ही नहीं किया, उसने अपने आप दिया। मैं एक बात जो कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आप जेरे बहस तो ला सकते हैं, लेकिन लामोहला फाइनली आके आपको ये महसूस करना पड़ेगा, सही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पार्लिमानी जमहूरियत को, निजाम को बेहतर बनाना बेहतरीन चीज होती है। निसार साहब रफीक रिजवाना साहब की भी टेक ले लेते हैं इस पर। रफीक साहब, आप तो माहिर कानून भी हैं, आपकी क्या टेक है। पाकिस्तान में कवानीन तो बने हुए हैं, ये तो नहीं कि पाकिस्तान में कवानीन मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी एग्जीक्यूशन आप समझते हैं कि सही तरीके से हो रही है, दुरुस्त सम्त में हो रही है, 100% हो रही है? बात जमहूरी निजाम की हो रही थी जहां से बात चली, और उसके बाद आइन की बात हो रही थी। जी। और मेरे बरादरी अजीज अब्दुल्ला गुल साहब चाइना की मिसाल दे रहे थे। हमारा मुल्क जो है ना, वो कम्युनिज्म पे नहीं जा सकता, क्योंकि हम एक आइन के पाबंद हैं। बिल्कुल ठीक है। उस आइन में जो निजाम दिया हुआ उसके मुताबिक हमने चलना है। ठीक है। अब मैं जो पहले बात कर रहा था कि इस मुल्क में जमहूरियत को पनपने नहीं दिया गया, फिर उसके बाद चंद ऐसे फैसले अदलिया पे, जुल्फकार अली भुट्टो की उस जुडिशियल मर्डर से लेकर, और उसके बाद मुख्तलिफ फैसले हैं। किस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, किस तरह बेनजीर साहिबा की हुकूमत खत्म की गई, मियां नवाज शरीफ साहब को कितनी दफा जो है वो इक्तदार से बाहर किया गया, मुल्क बदल किया गया। वो ठीक ही कह रहे थे, कल के सुबह को मैं वजीर आजम था और शाम को मैं हाईजैकर बन गया। जी बिल्कुल ठीक है। तो अब बात यह है कि उन चीजों को भी देखें, हर बात पे सियासतदानों को बुरे इल्जाम नहीं ठहराना। मगर एक बात जरूर है, मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि कहीं तो सियासतदान एक मिनिमम एजेंडे पर तो मुत्तफिक हो जाए। हम तो हाजिर है। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें मिलकर चलना पड़ेगा। उन्होंने जब मीनार पाकिस्तान में तकरीर की, उन्होंने कहा हमें स्पीड भी डबल ट्रिपल करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के माशी हालात सुधारने के लिए हमें अपना सख्त फैसले करने पड़ेंगे।
ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें 2017 का जो पाकिस्तान हमने छोड़ा था, हम उसी पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे। हर पार्टी का अपना अपना नारा है, मगर हमारा एक बैकग्राउंड है। हमने काम किया, हमने मोटरवेज बनाए, हमने सी पैक बनाया, सी पैक लाए, ठीक है, सी पैक से पहले इनिशिएटिव लेते गई और हुकूमतें भी, हमने बिजली घर लगाए, लोड शेडिंग खत्म की, ठीक है, हमारा कोई सुनहरी दौर तो नहीं था, दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी, बट कंपैरेटिवली आई थिंक दैट वी परफॉर्म बेटर। तो जब इन चीजों को सामने रखे तो कोई मिनिमम एजेंडा इकोनॉमी का भी बना ले, जमहूरियत का तो बना हुआ है। और ये बात एक बड़ी काम की बात है कि अगर आज लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हम करेंगे तो रिजल्ट को कौन मानेगा, हुकूमत जो बनेगी उसको कौन मानेगा। तो फिर मुल्क के इन शहरियों का, जिनकी हर बंदे को आवाज उठानी चाहिए मेरे समय, तो फिर इन शहरियों का, पाकिस्तानियों का पुरसाने हाल कौन होगा। हम अपनी इसी इक्तदार की जंग में फंसे रहेंगे, हम इसी जो है ना, इस किसकी हुकूमत होनी चाहिए, किसकी गिरनी चाहिए, किसकी बननी चाहिए, व्हाट अबाउट द पीपल एट लार्ज। बिल्कुल। तो अच्छा, जिस तरह से रफीक रज़वाना साहब, जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब ने कल उधर सियालकोट में बात की कि वो तो सबको साथ लेकर मिलकर काम करना चाहते हैं, तो जो मिसाके जमहूरियत था, तो क्या फिर उसी को अपडेट कर लिया जाए, उसको थोड़ा अपग्रेड कर लिया जाए, और उसके साथ साथ मिसाके जमहूरियत के साथ मिसाके मईशत भी बना लिया जाए, वो ज्यादा बेहतर है जाए? मिसाके मैशत का आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो मियां शहबाज शरीफ साहब जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन थे, आपको याद होगा उन्होंने पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ दी हाउस में कहा था आइए हम मिसाके मैशत करते हैं। उनको तो फुर्सत ही नहीं मिले चोर के नारे से, और कहा मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। चलो, उनकी अपनी मर्जी, मगर उसकी वजह से जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, 9 मई के वाकयात का नुकसान पहुंचा, जो कुछ हुआ वो लोगों के सामने है, मुझे उस पर ज्यादा बहस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, मिसाके मईशत इस पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, जितनी जमहूरियत जरूरत है उसके साथ साथ इस वक्त इकोनॉमी की बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ चुकी है, इसको उठाना बहुत जरूरी है, उस पर कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। सारे पाकिस्तान की बेहतरी का नारा लगाते हैं, तालीम चाहते हैं, इंडस्ट्री चाहते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट चाहते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन चाहते हैं। आप देखें 2018 के बाद पाकिस्तान जो है वो आइसोलेशन का शिकार हो गया दुनिया में। डिप्लोमेटिकली हमारे रिलेशन किस से खराब हुए, फिर उसके बाद एक साइबर का ड्रामा रचा के और उसके बाद अमेरिका से भी ताल्लुकात खराब कर लिए। तो मैं ये सब, चाइना भी बड़ा एक फासले में रहा उस दौर में। तो बहरहाल वो जो चीजें हैं, इन सारी चीजों से अच्छी बातों को एक्सट्रैक्ट करके उनको फॉलो करे, इम्प्रूव करे, और जो गलत बातें हैं उन पर गुफ्तगू करके उनसे इज्तनाब किया जाए, वरना आवाम तो तंग आ जाएगी। फिर ये वक्त ना आएगी, आवाम तो तंग आ चुके हैं रफीक रज़वाना साहब, आ चुकी है। मैं अगली मेरी बात पूरी होने दे कि अगर इस स्टेज पे, अगर हम इस पे चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे काम नहीं करेंगे, अगर हम डिलीवर नहीं करें, हमसे मुराद, मैं अकेला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहा, अगर हम बतौर पार्लियामेंट, अगर हम बतौर जमहूरी निजाम, जो लोग एट दी हेल्प ऑफ अफेयर्स होंगे नेक्स्ट इलेक्शन के बाद, अगर सारे मिलके उसको नहीं चलाएंगे और एक कंसेंसस डेवलप नहीं करेंगे, भी टेक ले लेते हैं रफीक रज़वाना साहब। मिसाके जमहूरियत प्लस मिसाके मईशत, आप क्या कहते हैं? हम तो पहले दिन से कहते रहे थे, जहाँ शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन होकर कह रहे थे कि मिसाके मईशत बनाओ, वहाँ आसिफ अली जरदारी साहब ने भी उठ के कहा था चलो इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, यहाँ तक कहा था कि चलो जी आगे हम तुम्हारे साथ हैं। ये बिलावल साहब ने कहा था, आसिफ साहब ने कहा था, शहबाज शरीफ ने कहा। इनकार तो दूसरी तरफ से हुआ था, इकट्ठे मिलकर बैठने का इनकार तो उनकी तरफ से हुआ। और यही बात कि मिसाके मईशत क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए मिसाके मईशत। बहुत शुक्रिया निसार खुरो साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ थे, मुफ्ती किफायत साहब हमारे साथ थे, और रफीक रज़वाना साहब ने अपना वक्त दिया। अब बात इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।